हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम से, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये रासायनिक संयोजन के नियम हैं, वो क्या क्या होते हैं और कौन से नियम किसने दिया और अपन उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में अपन जो जो नियम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला जो नियम आएगा वो आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो पहला नियम पढ़ेंगे वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अपन पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो सेकंड जो नियम रहेगा वो रहेगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अपन देखो इसके अंदर 6 नियम पढ़ेंगे, वो 6 के 6 नियम अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से होंगे। पहला कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होगा अपना स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड जो नियम होगा वह होगा अपना गुणित अनुपात का नियम। कौन सा? गुणित अनुपात का नियम। अगला जो अपना नियम होगा वह होगा तुल्य अनुपात का नियम। नेक्स्ट जो नियम होएगा अपना वह क्या रहेगा? अपना रहेगा गेलुसेक का नियम। गेलुसेक नियम। और 6 नंबर का जो नियम रहेगा वह रहेगा आवोगाद्रो नियम। अब ये नियम अपने को पढ़ने हैं, इन नियम के बारे में अपने को चर्चा करनी है। देखो, रासायनिक संयोजन में अपन प्यारे बच्चों इन 6 नियमों का अध्ययन करते हैं। पहला होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड अपना होगा स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड अपना होगा गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ होगा अपना तुल्य अनुपात का नियम। फिफ्थ होगा गेलुसेक का नियम और सिक्स्थ होगा आवोगाद्रो नियम। तो अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहला रहेगा अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखो, देखना इसके बारे में कि देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में क्या होता है। सबसे पहले इसको दिया किसने वो देखते हैं। क्या? सबसे पहले इसको एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिक का नाम था लावुसिए। क्या था? लावुसिए नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम के बारे में बताया। कौन? लावुसिए। याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने बताया? लावुसिए ने। अभी इन्होंने क्या बताया वो सुनना, ध्यान से सुनना। अपन देखो पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, इसे तो बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। पढ़ते हैं ये नियम। अब इसी प्रकार से ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या नियम है? कि जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता। क्या बोल रहा हूं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अपन क्या बोलेंगे कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। द्रव्यमान में क्या, संरक्षण के नियम में क्या होगा कि जो क्रियाकारी होगा, क्या होगा? क्रियाकारी का जो द्रव्यमान होगा ना, और उस क्रियाकारी से बनने वाले उत्पाद। देखो, अपन कोई भी एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, कोई भी अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया में एक होता है क्रियाकारक और एक होता है उत्पाद। जैसे अपन पढ़ते हैं कोई अभिक्रिया A+B है, इससे ये मिलकर बना AB। तो यहाँ पे A और B है ना, A और B, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये तो हो गए क्रियाकारक और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या? उत्पाद। आ रहा है क्या समझ? देखो प्यारे बच्चों, क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना। आपको कभी भी ये एरो, हमेशा इस एरो का ध्यान रखना है। कैसे? इस तीर के निशान का ध्यान रखना है। ये तीर इधर से इधर जा रही है, देखो ये तीर इधर से इधर जा रही है, मतलब ये तो हो गया क्रियाकारक और ये हो गया उत्पाद। अगर मैं ऐसा ना करके इसको हटा देता, ये मैंने किया, अब क्या होगा? अभी क्या होगा वो सुन। अब इसमें क्रियाकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है? अब ये तो हो गया क्रियाकारक, ये हो गया उत्पाद। तो एरो के निशान से हो रहा है ना चेंज, तो अपने को क्या पता होना चाहिए
पॉइंट ये पता होना चाहिए क्या, कि जो भी क्रियाकारी है अपने पास, जो भी क्रियाकारक है, उसका जो द्रव्यमान है तथा उस क्रियाकारी से बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब ये कैसे होता है सर, संरक्षित कैसे रहता है, इस बात को अपन दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे अपने पास कोई क्रियाकारी है, उसका द्रव्यमान 80 है, क्या उस क्रियाकारी का द्रव्यमान 80 है। अब वह टूटा और उत्पाद में बन गया, क्या उस क्रियाकारी ने उत्पाद बना लिए। अब जितने उत्पाद बनाए हैं उन उत्पादों का जो द्रव्यमान होगा ना टोटल, वो 80 आएगा। वो कितना आएगा, 80 आएगा। और 80 आएगा वही क्या होगा, क्रियाकारी द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा उत्पाद का, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको देखो कैसे समझते हैं अपन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास एक CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर अपन इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो ये किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 टूटा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे इसका द्रव्यमान अपन पता लगाएंगे कि कितना इसका द्रव्यमान होता है। तो देखो अपन ने याद हो, अपन ने पढ़ा था, समस्थानिक वगैरह पढ़े थे, तो उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था कैल्शियम का, कैल्शियम के ऊपर लिखा था 20 और 40 लिखा था ना। तो ये क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ना, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितना, एक ऑक्सीजन होता है उसका तो होता है 16, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, टोटल है 3, तो कितना हो जाएगा 16 गुना 3, कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। तो क्या कर दोगे 16 गुना 3, अब इनको जोड़ दो, टोटल कितना आ गया 100 ग्राम आ गया, या 100 ग्राम आ गया। अरे आया क्या, कैसे किया सर, तो वापस सुन लो मेरी बात कि कैल्शियम होता है, उसका द्रव्यमान होता है 40, जो परमाणु भार होता है ना वो 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन अपने पास 3 है, तो 16 गुना 3 लिखा तो 48 हो गया, और ये टोटल कितना आ गया 100 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि क्रियाकारी का द्रव्यमान, उस क्रियाकारी से बनने वाले उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वह संरक्षित रहता है। अब इसका द्रव्यमान 100 आया है तो इसका भी 100 आएगा। कैसे आएगा देखना, कैल्शियम का कितना बच्चों 40, एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गए 56 हो गए। इधर देखो फिर चलते अपन, एक कार्बन है, कार्बन का 12 है और इसका 16 दूनी 32, तो कितना आ गया टोटल 32 से कितना हो गया 44, तो कितना आ गया टोटल 100 ग्राम। आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, आया ना, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, नियम याद कैसे रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले लाउसिए नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, और इस नियम के अनुसार अपन न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते। अगर किसी क्रियाकारी का द्रव्यमान उस क्रियाकारी से बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, और ये अपन ने एग्जाम्पल देखा। हो गया, ये समझ में आ गया कि कैसे क्या। देखो कैल्शियम होता है उसका द्रव्यमान होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का देखो आपको अगर इससे समझ में नहीं है ना द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो देखो ये तरीका नहीं है पर्टिकुलर, ये आपको बस याद रखने का बता रहा हूँ। अपन इसका परमाणु भार निकालना सीखेंगे, सभी का परमाणु भार अणु भार कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी आप क्या देखो कि आपका जो परमाणु क्रमांक है ना, जैसे देखो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 है, तो उससे दुगुना कर दो वहीं आ जाएगा उसका द्रव्यमान। 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, एक ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो 3 मतलब उसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा 16 हो गया ना, तो 16 गुना 3 ही करें। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किस किस को समझ में आया पहला नियम। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसको मुझे खुद करके बताओगे आप, है ना, कि सर यस सर ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और साथ में उसका जो द्रव्यमान है ना उसका टोटल करके लिख के बताओगे। एक का लिख के बता दिया, अगले का उत्पाद का अपने आप आ जाएगा। ये काम खुद करोगे आप। अपने को एक एग्जांपल देता हूं मैं अब आपको, HgNO3 है, वह विक्रिया करता है NaCl के साथ, और साथ में उत्पाद क्या बनाता है
NaNO3 प्लस में AgCl। अब देखो, अब मुझे क्या बताओगे आप, इसका आंसर जो भी बच्चा देगा ना, मतलब उसको ये नियम समझ में आ गया है। कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिया कारक है, ये उत्पाद है, इन दोनों का द्रव्यमान होगा वो संरक्षित रहेगा। आपको मैं इसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखो, इसका होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है, मैं लिख देता हूँ, Ag का होगा वो होगा 108, नाइट्रोजन का होगा वह होगा 14 है, ऑक्सीजन का आपको पता है होता है 16 है, सोडियम का होगा वह होगा 23 और क्लोरीन का होगा वो होगा 35.5। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। और आप इसको जोड़ोगे, दोनों का टोटल करके लिखोगे, बताओगे कितना आया और क्या यह इसके बराबर आ रहा है, क्या इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो करके बताओगे, ठीक है। ये था अपना पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जो सेकंड जो नियम आता है वह आता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखना, स्थिर अनुपात का नियम। देखो, सबसे पहले इस नियम को अपने एक वैज्ञानिक थे, प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक ने बताया कि ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। सबसे पहले किसने बताया? प्राउस्ट ने। अब इन्होंने क्या बताया वो सुनना। इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या? कि आप कोई भी पदार्थ ले रहे हो या कोई भी यौगिक ले रहे हो, उस यौगिक का जो द्रव्यमान होता है या उसमें जो अणु या परमाणु है, उनका जो अनुपात होता है ना, वो हमेशा स्थिर रहता है। जमी नहीं सर हमें, ये बात जमेगी बेटा। कैसे जमेगी? देखना, दोबारा सुनना इस बात को। कि आप क्या बोलता है आपको ये, कि आप कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, उस द्रव्यमान का अनुपात या उस अनुपात होता है ना, वो एकदम सरल अनुपात में होता है, या उनका अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। कैसे समझोगे इसको? जैसे आप पानी है, पानी को आप किससे लिखते हो बच्चों? पानी को आप H2O से लिखते हो। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते? अब क्या आप इस पानी को कुएं से निकालोगे तो क्या इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आप इसको अपने नल से पानी आएगा, क्या उसका चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आप इसको तालाब से उठा के लाओगे तो क्या इसका फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा? क्या? नहीं होगा। समुद्र से लाओगे तो चेंज हो जाएगा? क्या? नहीं होगा। अरे पानी है तो पानी ही रहेगा, H2O है तो H2O ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? इस नियम के अनुसार इसने क्या बोला कि इसमें जो कोई भी यौगिक है उसमें अणुओं की संख्या का अनुपात या उसका जो द्रव्यमान है उसका अनुपात हमेशा 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 निश्चित होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो हमें। जैसे H2O की ही बात कर लेते हैं पहले। H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है बच्चों? हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 है कि नहीं? 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ये तो होगा इसके उपस्थित परमाणुओं का अनुपात, लेकिन इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा सर? द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं अपन। एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, लेकिन टोटल कितने हैं? 2, तो जो हो गया 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो सरल अनुपात कितना हो गया? 1:8। मैंने बात बोली ना कि सरल अनुपात में भी उपस्थित रहते हैं। सॉरी। तो देखो, मैं ये बात, नियम क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से कहीं से भी प्राप्त हो, उसका जो अनुपात होगा ना, द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह निश्चित होता है। आप चाहे इस जल को कहीं से भी प्राप्त कर दो, H2O ही मिलेगा। सर ये एक और एग्जाम्पल बता दो हमें, उस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सुनो बच्चों, CO2। अब इस CO2 में अनुपात देखो, पहले तो इसके परमाणु का अनुपात कितना है? 1:2 है ना। अब इसका खुद का अनुपात देखो, कार्बन का कितना? 12 है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना? 32। कितना आ गया? 3:8।
अब आप इस ऑक्सीजन को कहीं से भी प्राप्त कर लो भाई, अरे कहीं से भी प्राप्त कर लो बच्चों, इसका अनुपात 3:8 में या 1:2 में ही प्राप्त होगा। CO2 आप जब CO2 लिखोगे तभी उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया और बोलोगे नहीं सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। अरे जब आप इसको CO2 लगाओगे, मतलब ऑक्सीजन के 2 लगाओगे तभी इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, तब तक नहीं बोल सकते। अगर आपने ये ही लिख दिया तब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो इसका जो अनुपात होगा ना वह निश्चित होगा, चाहे आप इस CO2 को कहीं से भी प्राप्त कर लो, इस CO2 को चाहे कहीं से भी प्राप्त कर लो। एग्जाम्पल बताता हूं, देखना, आपने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर बना दिया CO2, सरल अनुपात कितना 3:8 हुआ ना CO2 का 3:8, ये रहा देखो। अगर आपने ये किया CaCO3, इसको तोड़ा और आपने लिख दिया CaO प्लस CO2, अरे तो क्या यहाँ पे इसका अनुपात चेंज हो जाएगा क्या? CO2 तो CO2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पे चेंज हुआ क्या, 12:32 और 3:8। अरे चेंज हुआ क्या? अरे नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ, ये क्या ये नियम लागू हुआ क्या इन पे? हाँ सर हुआ। कैसे? इन्होंने तो यही बोला था सर कि कोई भी अपने पास अगर यौगिक है तो उस यौगिक को अपन चाहे कहीं से भी प्राप्त कर ले, उसका अनुपात होता है वह हमेशा निश्चित होता है। और यहाँ पर इसका अनुपात होगा वह क्या होगा, निश्चित होगा, 3:8 होगा। आगे बात समझ। अब जो नेक्स्ट नियम है वह क्या है? वह नियम है अपना गुणित अनुपात का नियम। अगर ये नियम समझ में आ रहे हैं तो सभी बच्चे लिखेंगे यस सर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब अपना जो नियम है वो क्या है, गुणित अनुपात का नियम। अब देखो वहां पे स्थिर अनुपात था, यहां पे आ गया गुणित अनुपात। अब ये सर गुणित अनुपात कैसे, इसको भी समझते हैं। सबसे पहला काम होगा अपना, इसको दिया किसने? इसको अपने वैज्ञानिक थे डोल्टन नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने प्रतिपादित किया। इस नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? डोल्टन वैज्ञानिक ने। अब इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने बताया क्या कि अगर आप कोई भी तत्व का निर्माण कर रहे हो और वह 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर बन रहा है, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं तो उसमें एक का तो अनुपात होगा वह स्थिर होगा और दूसरे का अनुपात होगा उसके सरल गुणांकों के रूप में होगा। नहीं सर हमें तो समझ में नहीं है ये बात, क्या बोल गए आप? सुनो मेरी बात दोबारा से, कि अपने पास देखो 2 यौगिक है, 2 पदार्थ या 2 यौगिक, आप जो भी लिखो, या 2 तत्व है, ये 2 पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 से अधिक यौगिक मिलेंगे, उसमें एक का अनुपात तो निश्चित रहेगा और जो दूसरा होगा ना, दूसरा सेकंड, उस सेकंड में वह सरल अनुपात में जुड़ेगा। अब सर ये क्या बोल रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो मैंने ये बात लिखी है ना, ये काम किया आपके कैसे? देखो इस नियम को सर्वप्रथम डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है। और क्या बताया कि जब कोई 2 या 2 तत्व मिलकर 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, या ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो कि 2 क्रियाकारक हैं A और B, वह मिलकर 2 से अधिक AB2, AB3, AB4, मतलब अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें एक का अनुपात तो निश्चित रहेगा और दूसरे का अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में रहेगा। कैसे सर? देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। यहां पे लिखूंगा मैं कार्बन और यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। अब एक तरफ लिखा कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन, तो ये बना कार्बन और ऑक्सीजन मतलब CO बना दिया। क्या बना? मैंने बना दिया CO बना। इसमें कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 1, और CO2, 2 चीजें बनाई है मैंने। क्या बनाई है? CO और CO2। अब देखो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 है और यहाँ पे भी कार्बन का कितना? 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे एक जगह 16, एक जगह 32। तो हुआ कि नहीं चेंज? अब सुनो नियम, सुनना अब ज्यादा समझ में आएगा। 2 तत्व है उसमें एक का तो निश्चित रहता है। देखो स्थिर अनुपात का नियम नहीं, गुणित अनुपात का नियम, मतलब एक का तो निश्चित है। क्या?
एक का तो निश्चित है, लेकिन जो दूसरे का जो होता है ना वो सरल अनुपात में पाया जाता है या उसके गुणित अनुपात में पाया जाता है। कैसे सर? तो देखो, दो तत्व है, दोबारा बता रहा हूं, दो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलकर दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, जैसे CO, CO2 ऐसे बना रहे हैं, तो उसमें एक का तो अनुपात निश्चित रहेगा, लेकिन दूसरा होगा वो उसके गुणित अनुपात में पाया जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे इसका तो 12 है, लेकिन यह 16 एक 2 गुणित अनुपात में था, तो ये कट गया ना। इसी प्रकार से अगर नहीं समझ में आ रहा, एक एग्जांपल और बता देता हूं, ये ज्यादा समझ में आएगा। मैं इधर लिखूंगा नाइट्रोजन, यहां पे लिखा मैंने ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यह एक एग्जांपल लिखा N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5, ये लिखा है मैंने। अब इसको समझना, जो बात बोलिए ना उसको समझना ध्यान से। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि डाल्टन के गुणित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है कि अपने अनुसार कोई भी जो यौगिक है, कोई भी पदार्थ मिलकर दो एक से अधिक या दो से अधिक अलग पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें एक का तो निश्चित रहेगा और दूसरा होगा वह एक सरल अनुपात में पाया जाएगा या गुणित अनुपात में पाया जाएगा। कैसे? देखना, यहां पे नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 7, एक नाइट्रोजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना? 7, लेकिन उसका द्रव्यमान कितना? मैंने क्या बोला था कि उसको दुगुना कर देंगे, कितना? 14 है। तो एक का तो 14 है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे? 2, तो कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। इसमें भी N2 है 28, इसमें भी N2 है 28, इसमें भी N2 है 28 और इसमें भी N2 है 28। ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का 32, 48, 64 और 80। आ गया? अरे आ गया ना। अब ये गुणित अनुपात में है कि नहीं? 16 कम 32, 48, 64, 80 है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 5। तो क्या यह नियम लागू हो रहा है? हाँ सर, यह नियम इस पे लागू हो रहा है। कैसे? एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, सारे के सारे नियम रिवाइज करवा रहा हूं। पहला नियम अपना कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वह क्या बोलता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। क्रियाकारी का जो द्रव्यमान होता है वह उत्पाद का द्रव्यमान होता है, दोनों आपस में संरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण हो गया। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई किसी भी स्रोत से आप किसी भी यौगिक को प्राप्त कर लो, उनका जो अनुपात होता है वह स्थिर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक पदार्थ है या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई अन्य पदार्थ बना रहे हैं अलग अलग, तो उसमें एक पदार्थ का तो क्या होगा? निश्चित रहेगा और दूसरा उसके गुणित अनुपात में पाया जाएगा, वही होगा गुणित अनुपात का नियम। तो ये बातें किस किस को समझ में आ गई? ये बातें अगर सबको समझ में आ गई, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलना, उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।